हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं चैप्टर 6 की अगला हेडिंग प्रावस्था रूपांतरण में एंथैल्पी परिवर्तन के बारे में। ध्यान से समझिएगा। मैं मनीष गुप्ता अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। प्रावस्था रूपांतरण में एंथैल्पी परिवर्तन। प्रावस्था परिवर्तन में ऊर्जा परिवर्तन भी होता है। ठीक है, जब भी कहीं पर स्टेट चेंज होता है, प्रावस्था चेंज होता है, तो उसमें एनर्जी का भी चेंज होता है। प्रावस्था परिवर्तन में ऊर्जा परिवर्तन भी होता है। उदाहरण के लिए बर्फ को पिघलाने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है। ठीक है, बर्फ पिघल रहा है अर्थात जो है ठोस से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, प्रावस्था परिवर्तन हो रहा है, तो इसके लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है। साधारणतया बर्फ का पिघलना स्थिर दाब पर होता है। ठीक है, साधारण रूप से बर्फ का पिघलना जो है वह स्थिर दाब पे अर्थात वायुमंडलीय दाब पर होता है तथा प्रावस्था परिवर्तन होते समय ताप स्थिर रहता है। ठीक है, तो जब भी स्टेट चेंज होता है तो उस समय ताप जो है स्थिर रहता है। बर्फ का पिघलना जो है स्थिर दाब पर होता है और प्रावस्था परिवर्तन के समय ताप स्थिर रहता है। जैसे ये आप देखें, यहाँ पे H2O जो है बर्फ के रूप में है, सॉलिड रूप में है। H2O सॉलिड रूप में है अर्थात आइस के रूप में है, और ये चेंज हो रहा है H2O लिक्विड रूप में, द्रव रूप में। ठीक है, तो इसके लिए डेल्टा H स्टैंडर्ड फ्यूज़न क्या होगा? ठीक है, मानक एंथैल्पी परिवर्तन फ्यूजन का क्या होगा? तो 6 किलो जूल पर मोल होगा। ठीक है, बर्फ जो है लिक्विड में चेंज हो रहा है, द्रव में चेंज हो रहा है, तो इसके लिए जो मानक एंथैल्पी परिवर्तन होगा फ्यूजन का, वह होगा आपका 6 किलो जूल पर मोल। यहाँ डेल्टा H स्टैंडर्ड फ्यूज़न जो है मानक अवस्था में गलन एंथैल्पी है। मानक अवस्था का गलन एंथैल्पी है। यदि जल बर्फ में बदलता है, यदि जल जो है बर्फ में बदलता है तो इसके विपरीत प्रक्रम होता है तथा उतनी ही मात्रा में ऊष्मा परिवेश में चली जाती है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि यदि लिक्विड जो है आइस में चेंज हो रहा है, बर्फ जो है वाटर जो है बर्फ में चेंज हो रहा है अर्थात लिक्विड सॉलिड में चेंज हो रहा है, तो यही जो प्रक्रम है वह उल्टे दिशा में होगा और उतनी ही मात्रा में ऊष्मा परिवेश में चली जाती है। प्रति मोल ठोस पदार्थ के गलन में होने वाले एंथैल्पी परिवर्तन को पदार्थ की गलन एंथैल्पी या मोलर गलन एंथैल्पी कहा जाता है। ठीक है, तो प्रति मोल ठोस पदार्थ के गलन में होने वाले परिवर्तन को, प्रति मोल ठोस पदार्थ के गलन में होने वाले एंथैल्पी परिवर्तन को पदार्थ का गलन एंथैल्पी या मोलर गलन एंथैल्पी कहा जाता है। इसको डेल्टा H स्टैंडर्ड फ्यूजन से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, तो गलन एंथैल्पी क्या होता है? प्रति मोल ठोस पदार्थ के गलन में होने वाले एंथैल्पी परिवर्तन को पदार्थ की गलन एंथैल्पी कहते हैं। ठीक है, प्रति मोल ठोस पदार्थ के गलन में होने वाले एंथैल्पी परिवर्तन को पदार्थ की गलन एंथैल्पी या मोलर गलन एंथैल्पी कहते हैं। इसे डेल्टा H स्टैंडर्ड फ्यूजन कहा जाता है। ठोसों का गलन जो है ऊष्मा शोषी होता है। ठोसों का गलन ऊष्मा शोषी होता है, ऊष्मा अवशोषित होता है, उसके बाद जो है ठोस गलता है। ठोसों का गलन ऊष्मा शोषी होता है, अतः सभी गलन एंथैल्पियाँ धनात्मक होती हैं। ठोसों की गलन एंथैल्पियाँ जो होती हैं वे धनात्मक होती हैं क्योंकि ठोसों का गलन जो है ऊष्मा शोषी होता है। जल के वाष्पीकरण में ऊष्मा की आवश्यकता होती है। जल के वाष्पीकरण में ऊष्मा की आवश्यकता होती है। इसके क्वथनांक TB और स्थिर दाब पर H2O लिक्विड चेंज टू H2O गैस। ठीक है, तो यहाँ पे वाटर जो है, जल जो है वो द्रव रूप में है और वह चेंज हो रहा है किसमें? गैस रूप में, अर्थात जल का यहाँ पे वाष्पीकरण को दिखाया जा रहा है। तो जल के वाष्पीकरण में ऊष्मा की आवश्यकता होती है। वाटर लिक्विड को वाटर गैस में चेंज करने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है। इसके क्वथनांक TB पर और स्थिर दाब पर, इसके क्वथनांक कैपिटल TB और स्थिर दाब पर H2O लिक्विड चेंज टू H2O गैस, उस समय मानक एंथैल्पी परिवर्तन
वेपोराइजेशन का जो होगा वह होगा प्लस 40.79 किलो जूल पर मोल। ठीक है, यहाँ पे डेल्टा एच, ठीक है, डेल्टा एच वेपोराइजेशन मानक का जो मान है उसे वाष्पीकरण का मानक एंथैल्पी कहा जाता है। डेल्टा एच स्टैंडर्ड वेपोराइजेशन यह वाष्पीकरण का मानक एंथैल्पी है। टीएफ और टीबी जो है, टीएफ जो है वह टेम्परेचर ऑफ फ्रीजिंग को बताता है, गलनांक को बताता है, और टीबी जो है टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग अर्थात क्वथनांक को बताता है। ठीक है, तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि जब वाटर जो है वह लिक्विड से गैस में चेंज होता है उस समय जो मानक एंथैल्पी परिवर्तन होता है उसे डेल्टा एच स्टैंडर्ड वेपोराइजेशन कहा जाता है और उसका मान आता है प्लस 40.79 किलो जूल पर मोल। किसी द्रव के एक मोल को स्थिर ताप एवं मानक दाब पर वाष्पीकृत करने के लिए आवश्यक ऊष्मा को उसकी वाष्पन एंथैल्पी या मोलर वाष्पन एंथैल्पी कहा जाता है, डेल्टा एच स्टैंडर्ड वेपोराइजेशन कहा जाता है। ठीक है, तो किसी द्रव के एक मोल को स्थिर ताप और मानक दाब पर अर्थात एक बार दाब पर वाष्पीकृत करने के लिए जो आवश्यक ऊष्मा होती है उसे उसकी वाष्पन एंथैल्पी या मोलर वाष्पन एंथैल्पी कहते हैं। ठीक है, तो यह हो गया आपका मोलर वाष्पन एंथैल्पी। अब आगे देखते हैं ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन में क्या होता है? ऊर्ध्वपातन में ठोस जो है सीधे गैस में बदल जाता है। ऊर्ध्वपातन सब्लिमेशन प्रक्रिया में जो ठोस होता है वह द्रव में बदलने, ठीक है, ठोस जो है द्रव में नहीं बदलता है, डायरेक्ट गैस में बदल जाता है। जैसे आप कपूर देखते हैं, कपूर को आप जब जलाएंगे तो कपूर ठोस रूप में रहेगा, जब जलाएंगे तो यह लिक्विड में न चेंज होकर सीधे वह गैस में चेंज हो जाता है। ठीक है, ऊर्ध्वपातन में ठोस सीधे ही गैस में बदल जाता है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड जिसे शुष्क बर्फ कहा जाता है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहते हैं? शुष्क बर्फ, ड्राई आइस कहा जाता है। इसके लिए जो डेल्टा एच स्टैंडर्ड सब्लिमेशन का होगा वो आ जाएगा 25.2 किलो जूल पर मोल के साथ 195 केल्विन पर ऊर्ध्वपातित होता है। ठीक है, तो जो ड्राई आइस होता है, ठीक है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है, उसका जो डेल्टा एच स्टैंडर्ड सब्लिमेशन होता है वो 25.2 किलो जूल पर मोल है और इसके साथ यह 195 केल्विन पर ऊर्ध्वपातित होता है। नेप्थलीन जो है वायु में धीरे धीरे ऊर्ध्वपातित होता है। नेप्थलीन जो है वायु में यह धीरे धीरे सॉलिड से गैस में चेंज होता है, जिसके लिए डेल्टा एच सब्लिमेशन जो है स्टैंडर्ड जो है 73 किलो जूल पर मोल आता है। ठीक है, तो नेप्थलीन के लिए जो मानक ऊर्ध्वपातित एंथैल्पी परिवर्तन है उसका मान आता है 73 किलो जूल पर मोल। किसी ठोस के एक मोल को, ठीक है, किसी ठोस के एक मोल को स्थिर ताप एवं मानक दाब पर ऊर्ध्वपातन में होने वाले एंथैल्पी परिवर्तन को उसकी मानक ऊर्ध्वपातन एंथैल्पी कहते हैं। ठीक है, किसी ठोस के एक मोल को स्थिर ताप एवं मानक दाब पर ऊर्ध्वपातन में होने वाले एंथैल्पी परिवर्तन को उसकी मानक ऊर्ध्वपातन एंथैल्पी कहते हैं। एंथैल्पी परिवर्तन का मान जो है उस पदार्थ के अंतर आणविक बलों की क्षमता पर निर्भर करता है। एंथैल्पी परिवर्तन जो डेल्टा एच है इसका मान किस पर निर्भर करता है? पदार्थ के अंतर आणविक बलों के क्षमता पर, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के क्षमता पर निर्भर करता है। जिसका प्रवस्था परिवर्तन हो रहा है, ठीक है, उसके अंतर आणविक बलों की क्षमता पर निर्भर करता है। तो एंथैल्पी परिवर्तन का मान उस पदार्थ के अंतर आणविक बलों की क्षमता पर निर्भर करता है जिसका प्रावस्था परिवर्तन हो रहा है। जैसे उदाहरण के लिए जल के अणुओं के मध्य उपस्थित प्रबल हाइड्रोजन बंध, ठीक है, जल के अणुओं के बीच में प्रबल हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। तो जल के अणुओं के मध्य उपस्थित प्रबल हाइड्रोजन बंध इसकी द्रव अवस्था में जल के अणुओं को प्रबलता से बांधे रखता है। जल के अणुओं के बीच उपस्थित प्रबल हाइड्रोजन बंध जो है वह इसके द्रव अवस्था में जल के अणुओं को प्रबलता से बांधे रखता है। मानक एंथैल्पी परिवर्तन जो है इन हाइड्रोजन बंध पर निर्भर करेगा। कार्बनिक द्रव जैसे एसीटोन,
कार्बनिक द्रव जैसे कि एसीटोन में अंतर आणविक द्विध्रुवीय अणु क्रिया विशेष रूप से दुर्बल होती है। कार्बनिक द्रव अर्थात एसीटोन में अंतर आणविक द्विध्रुवीय अणु क्रिया जो है वह विशेष रूप से दुर्बल होती है। इस प्रकार इसके एक मोल के वाष्पीकृत होने में जल के एक मोल को वाष्पीकृत होने की अपेक्षा कम ऊष्मा की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो एसीटोन के एक मोल को वाष्पीकृत करने में कम ऊष्मा की जरूरत होगी, जबकि जल के एक मोल को वाष्पीकृत करने में अधिक ऊष्मा की आवश्यकता होगी, क्योंकि जल के अणुओं के बीच में प्रबल हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, जबकि एसीटोन के अणुओं के बीच में आप देख रहे हैं एक दुर्बल बंध होता है जिसे द्विध्रुवीय अणु क्रिया कहा जाता है। ठीक है, 6.1 में कुछ पदार्थों की गलन एवं वाष्पीकरण की मानक एंथैल्पी दी गई है। ठीक है, यहाँ पर एक टेबल बना हुआ है जिसमें कुछ पदार्थों के गलन और मानक ठीक है और इसका वाष्पीकरण मानक एंथैल्पी का मान दिया गया है। यह आपका है 6.1, जिसमें आप देख सकते हैं गलन एवं वाष्पन के लिए मानक एंथैल्पी परिवर्तन के मान। ठीक है, जैसे आप देखें नाइट्रोजन का दिया हुआ है, नाइट्रोजन का जो आपका गलन एंथैल्पी है, ठीक है, टेम्परेचर फ्रीजिंग का जो है वह है 63.15 केल्विन। अमोनिया का दिया है 195.40 केल्विन। ठीक है, और इसका वाष्पन का एंथैल्पी भी दिया है डेल्टा एच स्टैंडर्ड फ्यूज़न जो है वह नाइट्रोजन का है 0.72 किलो जूल पर मोल, अमोनिया का है 5.65 किलो जूल पर मोल। इस तरह से आप देख रहे हैं कि यहाँ पे गलन और वाष्पन एंथैल्पी का मान दिया हुआ है। ठीक है, अलग अलग सब्सटेंस का, जिसमें आप देख रहे हैं कि नाइट्रोजन अमोनिया HClCO, CH3CO CH3CCl4 H2O। H2O का अगर देखा जाए तो गलन एंथैल्पी जो है TF का मान जो है वो 273.15 केल्विन है, जबकि इसका वाष्पन एंथैल्पी का मान जो है डेल्टा एच फ्यूजन स्टैंडर्ड का मान है 6.01 किलो जूल पर मोल। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट अगर देखा जाए तो 373.15 दिया है केल्विन बॉइलिंग पॉइंट है, और इसका वेपोराइजेशन जो है वह दिया है 70.79 जो है इसका वेपोराइजेशन एंथैल्पी है। तो यह आप देख रहे हैं गलन और वाष्पन एंथैल्पी में परिवर्तन का कुछ मान दिए गए हैं। एक क्वेश्चन दिया गया है, इसको देख लेते हैं। प्रश्न है, एक ताल अर्थात पुल से निकला तैराक करीब 18 ग्राम पानी की परत से ढका है। ठीक है, तो एक ताल से तैराक जो है बाहर आ रहा है, वह करीब 18 ग्राम पानी की परत से ढका है अर्थात भीगा हुआ है, गीला है। इस पानी को 298 केल्विन पर वाष्पित होने के लिए कितनी ऊष्मा की आवश्यकता होगी? ठीक है, 298 केल्विन पर वाष्पीकरण की यांत्रिक ऊर्जा की गणना कीजिए। देखिए ध्यान से, जो वैल्यू दिया है वह दिया है जल के लिए 298 केल्विन पर डेल्टा एच वेपोराइजेशन स्टैंडर्ड का मान 44.01 किलो जूल पर मोल है। ठीक है, तो वाष्पीकरण के प्रक्रम को हम इस प्रकार प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है, H2O लिक्विड चेंज होगा H2O गैस में, तभी वाष्पीकरण होगा। 18 ग्राम H2O था, तो 18 ग्राम H2O ठीक है में मोलों की संख्या कितनी होगी? तो 18 ग्राम H2O में मोलों की संख्या बराबर वेट बाय मालिकुलर वेट। तो वेट है 18 ग्राम, मालिकुलर वेट होता है H2O का 18 ग्राम पर मोल, तो यह निकल गया आपका 1 मोल। तो 18 ग्राम H2O में मोलों की संख्या कितनी है? 1 मोल है। अतः 1 मोल जल के 298 केल्विन पर वाष्पन के लिए दी जाने वाली ऊष्मा कितनी होगी? तो N वेपोराइजेशन मानक एंथैल्पी परिवर्तन। ठीक है, तो N का मान 1 मोल है और डेल्टा H वेपोराइजेशन मानक एंथैल्पी परिवर्तन जो है 44.01 किलो जूल पर मोल होता है। मल्टीप्लाई कर दिए, यह हो गया 44.01 किलो जूल। ठीक है, तो 1 मोल जल 298 केल्विन पर वाष्पन के लिए जो ऊर्जा आएगी वह 44.01 किलो जूल आएगी। यह मानते हुए कि वाष्प आदर्श गैस के समान व्यवहार करता है, तो डेल्टा वेपोराइजेशन एंथैल्पी परिवर्तन, ठीक है, इंटरनल एनर्जी परिवर्तन कितना होगा? डेल्टा U स्टैंडर्ड की मान कितना होगा वेपोराइजेशन के लिए? तो डेल्टा H स्टैंडर्ड वेपोराइजेशन माइनस डेल्टा N गैस RT। ठीक है, डेल्टा U बराबर डेल्टा H माइनस N RT का सूत्र हमने लगाया। तो 1 मोल वाष्प के लिए तो डेल्टा H स्टैंडर्ड वेपोराइजेशन बराबर, ठीक है, N का मान 1 मोल। ठीक है, और यह हो गया आपका 44.01 किलो जूल पर मोल। तो यह निकल गया डेल्टा H स्टैंडर्ड वेपोराइजेशन का 44.01 किलो जूल। डेल्टा N गैस कितना होगा? तो
1, ठीक है। इसको चेंज करेंगे 1 मोल माइनस 0 मोल, क्योंकि गैस को लिया नहीं जाता है तो गैस के लिए 0 मोल हो गया आपका। तो यह आ गया डेल्टा एन जी का मान 1 मोल, ठीक है। डेल्टा एन जी बराबर, तो यह हो गया आपका 1 मोल माइनस 0 मोल, क्योंकि गैस को लेंगे नहीं तो यह हो गया आपका 1 मोल हो गया। तो अब आप मान रखें तो डेल्टा यू स्टैंडर्ड वेपोराइजेशन बराबर डेल्टा एच स्टैंडर्ड वेपोराइजेशन माइनस डेल्टा एम गैस आर टी। मान रखें डेल्टा एच वेपोराइजेशन जो है 44.01 किलो जूल है, माइनस डेल्टा एन जी का मान 1 मोल है, आर का मान 8.314 है, टी का मान 298 केल्विन है। मल्टीप्लाई करें, सॉल्व करें, आपका आ जाएगा 41.53 किलो जूल। यह हो गया आपका एंथैल्पी इंटरनल एनर्जी चेंज जो है, आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन मानक अवस्था में जो वेपोराइजेशन का आएगा वो 41.53 किलो जूल आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका अगला क्वेश्चन जो है आप देख रहे हैं, जल वाष्प को आदर्श गैस मानते हुए गणना कीजिए कि 100 डिग्री सेल्सियस ताप और 1 बार दाब पर 1 मोल जल वाष्प को 0 डिग्री सेल्सियस ताप के बर्फ में बदलने में आंतरिक ऊर्जा में कितना परिवर्तन होगा, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि जल वाष्प को आदर्श गैस मानते हुए आपको निकालना है कि 100 डिग्री सेल्सियस ताप और 1 बार दाब पर, ताप कितना है 100 डिग्री सेल्सियस है और दाब जो है 1 बार है, पर 1 मोल जल वाष्प को 0 डिग्री सेल्सियस ताप के बर्फ में बदलने में आंतरिक ऊर्जा कितना परिवर्तन होगा, डेल्टा यू का मान कितना होगा, यह आपको निकालना है। दिया है बर्फ का गलन एंथैल्पी जो है वह 6 किलो जूल पर मोल है और जल की उष्माधारिता जो है 4.2 जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। तो अब आइए देखते हैं परिवर्तन कैसे होगा। तो परिवर्तन का जो पहला स्टेप होगा उसमें 1 मोल H2O गैस जो 0 डिग्री सेल्सियस है वह 1 मोल H2O लिक्विड में चेंज होगा जो 0 डिग्री सेल्सियस का होगा, ठीक है। और इसका एंथैल्पी परिवर्तन है डेल्टा H1, ये पहला स्टेप होगा। दूसरा स्टेप जो होगा उसमें यह H2O लिक्विड जो है वह H2O सॉलिड में चेंज होगा, ठीक है, बर्फ में चेंज होगा, तो उस समय डेल्टा H2 होगा। कुल एंथैल्पी परिवर्तन डेल्टा H जो है डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 से निकालेंगे, उसके बाद डेल्टा यू का मान निकालेंगे, ठीक है। तो ये पहला स्टेप है कि 1 मोल H2O गैस 0 डिग्री सेल्सियस पे चेंज होगा 1 मोल H2O लिक्विड 0 डिग्री सेल्सियस पे, उस समय एंथैल्पी परिवर्तन आपका है डेल्टा H1, ठीक है। दूसरा स्टेप जो है इसमें 1 मोल H2O लिक्विड जो 0 डिग्री सेल्सियस है वह चेंज होगा 1 मोल H2O सॉलिड 0 डिग्री सेल्सियस में, इसके लिए एंथैल्पी परिवर्तन डेल्टा H2। कुल एंथैल्पी परिवर्तन डेल्टा H बराबर डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2। तो डेल्टा H1 का मान निकालें, डेल्टा H1 का मान हो गया आपका माइनस 18 गुणे 4.2 गुणे 100 जूल पर मोल, यह आ गया आपका माइनस 7.56 किलो जूल पर मोल। इसी तरह से डेल्टा H2 का मान निकालना है, यह है 6 किलो जूल पर मोल, दोनों ऐड कर लें डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2, तो ऐड करने पे आ गया माइनस 13.56 किलो जूल पर मोल, ठीक है। अब जो है द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में परिवर्तन होने पर आयतन में नगण्य परिवर्तन होता है, अतः P डेल्टा V बराबर N गैस RT बराबर 0, ठीक है। तो इस समय डेल्टा U बराबर डेल्टा H अर्थात वैल्यू आ गई माइनस 13.56 किलो जूल पर मोल, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यह था आपका क्वेश्चन नंबर 8 जो उदाहरण था। तो इस तरह से आपका आंसर निकलेगा जो है वह ऊर्जा परिवर्तन आएगा माइनस 13.56 किलो जूल पर मोल, ठीक है। तो यह था आपका प्रवस्था रूपांतरण में एंथैल्पी परिवर्तन के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां अगले हेडिंग की चर्चा करेंगे। मैं मनीष गुप्ता अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।